नमस्कार। वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो दिल्ली की सियासत में आपकी आरोप पॉलिटिक्स बदस्तूर जारी है। दरअसल एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी शासित एमसीडी पर आप पूरी तरीके से हमलावर है। इस बार आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। जी हां, आपने एक नया मुद्दा उठाकर फिर से निगम की राजनीति को गर्म कर दिया है। आपके इन तमाम आरोपों में कितना दम है, इसी की बात करने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख पास आते ही तमाम राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए एक के बाद एक वादे कर रही हैं। बीजेपी नए चेहरों के साथ निगम के अच्छे कामों को गिना रही है, तो दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित एमसीडी पर पूरे तरीके से हमलावर हो गई है। आपने एक और नया मुद्दा उठाकर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। आपका कहना है कि अब बीजेपी नगर निगम के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बेच रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नगर निगम के स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। यहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसके कारण कई स्कूलों में छात्रों की संख्या काफी कम रह गई है। आज हम सबूतों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी की 1 सितंबर के मिनट्स हैं, एजेंडा है और उसका मिनट्स अभी निकलेंगे। इसके अंदर एमसीडी एक बिल्कुल हैरान करने वाला एक प्रस्ताव लेके आई थी और इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। अब ये प्रस्ताव क्या है कि एमसीडी के पास जितनी भी जमीनें और बिल्डिंगें हैं, डिस्पेंसरी के लिए है, मेडिकल सेंटर के लिए है, मैटरनिटी सेंटर के लिए है, चेस्ट क्लिनिक के लिए है, ये सारी की सारी संपत्ति कई हजार करोड़ की संपत्ति है जो दुर्भाग्यवश इस वक्त भाजपा के अधीन एमसीडी के अंदर आती है। अब स्कीम यह निकाली है कि ये सारी संपत्ति अपने चाहने वालों को ये कम दामों में नहीं, मुफ्त में देने जा रहे हैं। इस मामले में जहां आम आदमी पार्टी हमलावर है, वहीं बीजेपी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। बीजेपी का कहना है कि आपका काम आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। एमसीडी चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। लेकिन इस बीच अब स्कूलों का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। ऐसे में देखना होगा कि एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी इसकी क्या काट निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भेजे गए नोटिस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आज ईडी के सामने पेश हुए। उनके साथ मौजूद आपके वरिष्ठ प्रवक्ता और विधायक राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश भर में आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा घबरा गई है और ईडी से नोटिस भिजवाकर हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा जब हमें इलेक्ट्रली एसोसिएट नहीं कर पा रही है तो हमारा इलेक्ट्रोल एसोसिएशन करने पर उतर आई है। उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और गोवा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको परेशान और प्रताड़ित करने के लिए भाजपा षड्यंत्र के तहत यह नोटिस भेज रही है। उन्होंने कहा कि बीते 7 सालों में भाजपा के एक भी नेता को ईडी का नोटिस नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी को हर साल नोटिस आए और हमें हर मामले में क्लीन चिट मिली है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि भाजपा को के लोगों को दिलों में जगह बनानी है और आपको चुनौती देनी है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी, बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ता जनाधार देख भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई है, इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि अब उन्होंने अपनी सारी एजेंसियों के घोड़े खोल दिए हैं और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। शीला सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के कद्दावर नेता हारून यूसुफ ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। हारून यूसुफ ने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल दिल्ली की जनता का पैसा पड़ोसी राज्यों में चुनावी सभाओं में खर्च कर रहे हैं। जैसे वादे वो पड़ोसी राज्य में कर रहे हैं, उन्हें पहले दिल्ली के युवाओं को रोजगार देना चाहिए, बेरोजगारों को 7,000 रुपये महीना देना चाहिए। इस दौरान हारून यूसुफ से खास बात की हमारे सहयोगी जिब्रान खान ने।
दिल्ली में बहुत सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस आए दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आज दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे हारून यूसुफ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बादशाह सलामत कहा और इसके अलावा उन पर कई इल्ज़ामात भी लगाए। आइए हम उनसे इस बारे में बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जो आज आपने एलिगेशंस लगाए, जो इल्ज़ामात लगाए, क्या उनकी पूरी बुनियाद? नहीं, इल्ज़ामात नहीं है। आप धरातल पे देखिए, ज़मीन पे देखिए उनको। बादशाह सलामती तो इस तरह के काम करते हैं कि जाओ हमने तुमको 10,000 अशर्फी दी। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान तमाम जगह घूम घूम के अरविंद केजरीवाल जी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 5,000 रुपये भत्ता देंगे, 80% रिजर्वेशन कर देंगे जॉब्स का। अरे दिल्ली को क्यों भूल रहा हो जिसने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया था? बादशाह सलामत, दिल्ली के लोग जो है इस बात की मांग कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में आप 300 यूनिट फ्री बांट रहे हो और दिल्ली में 200 यूनिट, सबसे पहले 300 यूनिट दिल्ली के लोगों को दिया जाए। दूसरा, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो कोविड की महामारी में जिस तरीके से उनकी रोजगार ख़त्म हुए, जिस तरह उनका बुरा हाल हुआ, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए 7,000 रुपये महीना परिवार के एक बेरोजगार को भत्ता देना चाहिए, जो आप पूरे देश में बांटते फिर रहे हो। सबसे पहले तो दिल्ली में ही करके दिखाइए ना। आप तो दावे करते हो कि हमने जो है बजट जो है हमारा अब 70,000 करोड़ हो गया। किसके लिए है वो बजट? दिल्ली में विकास नहीं हो रहा। दिल्ली में बरसात के अंदर शहर वेनिस बन जाता है। जैसे वेनिस, अगर स्पेन आप गए हों, वहाँ बोट से सड़कें नहीं है, नहर सी है जिसके अंदर बोट चलती है। वही हाल दिल्ली का आप देखो, जब बारिश होती है ये हाल दिल्ली का। भ्रष्टाचार से लड़ने वाले जन लोकपाल भूल गए। वो अन्ना हजारे जो उठ के आए थे कहाँ सो गए? आज देश के अंदर नौजवान भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है, नौकरी के नाम पर ठगी हो रही है उससे, कहाँ सो गए उधर? तो मैं अरविंद केजरीवाल जी अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये साबित करें दिल्ली में, ताकि वो गोवा और उत्तराखंड के लोगों को थोड़ा बहुत तो यकीन आए कि जो कहते हैं वो करते हैं। पहले दिल्ली में करें, उसके बाद दूसरी जगह करें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस इसके खिलाफ एजिटेशन चलाएगी और मजबूर करेगी अरविंद केजरीवाल को कि दिल्ली के लोगों को 300 यूनिट बिजली और बेरोजगार नौजवानों को 7,000 रुपये। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदन में ट्रेड लाइसेंसिंग, फैक्ट्री लाइसेंस और 50 वर्ग मीटर वाली आवासीय संपत्तियों को भुगतान से छूट देने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके लिए दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता के बड़े बड़े पोस्टर देखने को मिलते हैं। इस मामले को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष विकास गोयल ने निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति करती है। जो प्रस्ताव विचाराधीन है उस पर दिल्ली में पोस्टरबाजी कर वाहवाही लूटी जा रही है। ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ाई, आम आदमी पार्टी ने फैक्ट्री लाइसेंस फीस बढ़ाई, आम आदमी पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी में विरोध किया, हम बाहर धरने बैठे, हमने हाउस में विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब जगह धरना प्रदर्शन किया। इन्होंने किसी की नहीं सुनी, ज़बरदस्ती वो बढ़ा दिया। जब उसको बढ़ा के मुझे लगता है कम से कम 50% लोग ऐसे होंगे जो उन्होंने बढ़ी हुई फीसें जमा भी करवा दी। अब ये स्थायी समिति में प्रस्ताव लेके आए कि हम वो बढ़ी हुई दरें वापस ले रहे हैं और इन्होंने सीलिंग का नोटिस दे के बड़ी फीसें जमा करवाई है। आज ये स्टैंडिंग कमेटी में नोटिस लेके आए कि हम वो वापस ले रहे हैं, लेकिन आज आप हाउस ने देखा कमिश्नर साहब ने क्या जवाब दिया कि ऐसा कोई भी कुछ नहीं है, बड़ी ही दरें ही ले रहे हैं। उसी तरह 50 वर्ग मीटर पे पिछली बार हाउस में इन्होंने घोषणा की, इस तरह घोषणा की, पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। अगले दिन मैं यहाँ पे मीडिया को भी थोड़ा दोष दूंगा कि बिना सत्यता को जांचे हुए मीडिया ने भी बड़ी हेडलाइंस बना दी, 50 वर्ग मीटर तक का हाउस टैक्स माफ। पूरी दिल्ली में होर्डिंग लग गए, होर्डिंगों पे बधाई लिख दी और आज आपने सच्चाई देखी क्या है? सच्चाई है कि कुछ ही माफ। पहले ही कहा ये राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। ये कभी कोई अधिकारी की नौकरी कोई बात थोड़ी है, आधिकारिक नहीं है। ये सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों इस तरह का वातावरण बनाते हैं, करते कुछ नहीं है और बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह करते हैं। तो यही बात मैंने कही है और मैंने आज ये भी कहा मेयर साहब से कि आप जब आयुक्त महोदय कह रहे हैं मैं अगली सभा के अंदर मैं प्रियम्बल लेके आऊँगा,
तो मेयर साहब आप एक हफ्ते के अंदर अंदर हाउस बुलाओ, जल्दी दिल्ली की जनता को आप राहत देना चाहते हो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आप सदन की बैठक दोबारा बुलाएं। तो एक बिल्कुल सिंपल फंडा है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और 50 मीटर तक हम सारे हाउस टैक्स माफ़ करें। सर पहले ही आज बताया गया कि प्रेमबल लेके आएंगे, उसके बाद होगा, विचाराधीन है और इसे अभी लागू नहीं, हाउस ने इसको पास कर दिया और जो भी इसका प्रोसेस है प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। ये 5-6 दिन के अंदर इसको। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में जीनत परवीन का ससुराल वालों ने गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ससुराल वाले शव को अस्पताल में छोड़कर मौके से फरार हो गए। मृतका के परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार मृतक महिला से दहेज की मांग करता था। इससे पहले भी नवाजिश ने जीनत परवीन को बिना बताए एक और शादी की थी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। सर हमारी बहन को मार दिया इन लोगों ने कल दिन में। मारने के बाद फ़ोन भी नहीं करा किसी पे, न बताया किसी को। भाई ने फ़ोन करा तो बोले कि तबीयत ख़राब है उसकी, हम जीडीवी में हैं। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं नगरी में रहती हूँ। तो मैं गई वहाँ पर, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि उसे मार दिया, मार के छोड़ के चले गए। उसका हस्बैंड भी, सास ससुर भी, सब। कारण कोई है, लालची लोग हैं। धोखे से शादी करी, पहले शादी कर रखी थी, फिर दोबारा शादी करी है। हमें पता नहीं था कि पहले शादी कर रखी थी। उस लड़की को छोड़ दिया, इसको मार दिया, 2 लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। आगे पता नहीं कितनों की करेगा। था कल मेरे पास 10:30 बजे फ़ोन आया रात में कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, आगे देख लो। तो मैंने बहन को फ़ोन करा, अपनी हो गई जल्दी से, पता लगा वो एक्सपायर हो गई। डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर बोले भाई ये जो 5-6 घंटे पहले की मरी हुई है। उस लड़के ने फ़ोन करा था बहनों ने हमारे, देखिए तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जो आगे देख लो। वो छोड़ गया वहाँ थाने में, वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। उसके बहनों मिले वहाँ। राजधानी दिल्ली के द्वारका साउथ थाना पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटा गया सामान भी बरामद किया गया है। पकड़े गए एक लुटेरे पर पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल द्वारका सेक्टर 3 निवासी शिकायतकर्ता सूरज ने बताया कि जब वो सेक्टर 22 द्वारका से उत्तम नगर के लिए मिनी बस में यात्रा कर रहा था, उसी दौरान लुटेरों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद सभी आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को धमकी दी थी, उसके पास जो कुछ भी है उसे सौंप दें। इसका विरोध करने पर एक आरोपी ने शिकायतकर्ता पर चाकू से हमला कर दिया। द्वारका साउथ थाने की पुलिस टीम ने 2 रॉबर्स को अपहरण किया है और उनसे जो रॉब्ड राशि है वो बरामद हुई है। और जो सामान गया था, विक्टिम का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वो भी बरामद किया गया। एक छोटा सा नाइफ भी उनसे बरामद हुआ है। इसमें एक पहला अमित कुमार एलएस भोला, दूसरा विनोद कुमार एलएस गुड्डू है। अमित भोला की पुरानी 4 इन्वॉल्वमेंट रही हैं और विनोद की एक रॉबरी की पुरानी इन्वॉल्वमेंट है द्वारका साउथ थाने की। राजधानी दिल्ली के एलजी हाउस के बाहर पूर्व होमगार्ड के जवानों ने प्रदर्शन किया। पूर्व होमगार्ड के जवानों का कहना है कि हमने कई साल से होमगार्ड में काम किया, लेकिन हमें अचानक निकाल दिया गया। इसकी वजह से हम बेरोजगार हो गए हैं। हमारे सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। उनकी मांग है कि उन्हें बिना शर्त वापस बहाली उनकी की जाए। दिल्ली का कानून होमगार्ड का 1959 का 3 साल का था, लेकिन इनका कानून 3 साल का। इनने ड्यूटी 10, 15, 20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के बाहर कर दिए। और हम 2001 से 21 आ गया है, हमने 20 साल हो गए हैं। कभी जंतर मंतर पे, कभी एलजी हाउस, कदे सचिवालय पे, कदे सीएम हाउस पे, लेकिन हमें अब तक रोजगार नहीं मिला है। मैं 2005 में भर्ती हुई थी, 2010 में हटा दी गई हूँ बिगड़ कारण, बिगड़ नोटिस के। और मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए हम रोजी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कितने साल नौकरी करी आपने? सर मैंने 5 साल नौकरी करी। क्यों हटाया गया, वजह क्या है? सर वजह कुछ नहीं थी, हमने कहा कल आप नहीं आना, आपकी नौकरी समाप्त होती है।
सर उन होमगार्ड में मैं 1996 में भर्ती हुई थी, 2000 में निकाल दिया। सर जब से मुझे निकाला है तब से मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है और मेरे साथ में बहनों भाइयों की सभी की है, लेकिन इन्होंने कई बार ऐसे काम करने के बाद वापसी ले लिए। 153 महिलाएं बिना शर्त के वापस ली हैं। सर हमसे ऐसा क्या कसूर है जो हम घर में बैठे हैं, हमारे पति भी नहीं है, बच्चे नहीं है और हम घर में अब इतने भूखे प्यासे तड़पते हैं और उनसे लिए रोटी रोजी के लिए रिक्वेस्ट। हमारे भाई इतने हैं, इनके बच्चे जवान हो रहे हैं, शादियाँ नहीं कर पा रहे, घर का खाना खर्चा नहीं कर पा रहे। तो सर हम यही इनसे शर्त करें कि 60 साल के लिए हमें वापसी लिया जाए। उधर दिल्ली के न्यू मोती नगर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर निगम पार्षद सुनीता मिश्रा की ओर से मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों गरीब लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित स्वास्थ्य जांच करवाकर इसका लाभ उठाया। वहीं शिविर में आंख, शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG के साथ कई स्वास्थ्य संबंधित जांच कराई गई और निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा के काम कर रहा है। और आज हमारे यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षदा सुनीता जी ने स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया है, जिसमें कई तरह की सुविधाएं हैं, जिसमें BP, शुगर, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डेंटिस्ट, बच्चों के और गायनिक, अलग अलग जो स्ट्रीम के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये जांच शिविर चलेगा और जिसमें सैकड़ों इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो लाभान्वित होंगे। और हमारी पार्टी ने 17 सितंबर को 1100 से भी ज़्यादा ऐसे सेवा के कार्यक्रम किए और आने वाले दिनों में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जीवन के जो 20 वर्ष जो जन कल्याण के लिए पूरे हुए हैं, अनेकों सैकड़ों कार्यक्रम उन गरीबों की सेवा के लिए समर्पित जो होंगे वो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, मेडिसिन के हैं, गायनिक स्पेशलिस्ट हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण है कि उसमें अगर डॉक्टर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, जो भी यहाँ पर चेकअप कराने आए हैं, उसकी दवाई भी अवेलेबल है। उसके साथ सैनिटाइज़र और मास्क वितरण भी जो किया जा रहा है। और मुझे ये खुशी है कि मेरा जो एरिया है एक मिडिल क्लास फैमिली है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, तो ज़्यादातर लोग हैं सामान्य परिवार से हैं यहाँ पर, तो उनको एक मौका मिलेगा यहाँ पर आके जांच करवाने का और दवाई भी उससे मिलेगी। और एक उनको अपनी सारे आजकल आप देख रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो एक माध्यम है इस कैंप के माध्यम के अधिक से अधिक लोग। बढ़ते आगे, नरेंद्र गिरी मामले में एसपी ने हाईकोर्ट से सिटिंग जजों की निगरानी में जांच की मांग की है। वहीं इसको लेकर दिल्ली में हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी ने अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह से खास बातचीत की। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी की रहस्यमय अवस्था में मौत हो चुकी है। अभी भी संशय बरकरार है क्या उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह जी हैं, जो खुद ही एक धार्मिक नगरी से आते हैं। सर, नरेंद्र गिरी जी का अयोध्या से भी काफ़ी जुड़ाव रहा है, ऐसे में उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत होगी। संत समाज मांग उठा रहा है कि उच्च स्तरीय जाँच हो, क्या कुछ कहेंगे? बहुत दुखद घटना है हिंदू समाज के लिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम हर स्तर पर जांच कराएंगे और जो कुछ भी है उसको साफ करेंगे, यह लगातार मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को शायद बीजेपी सरकार पे भरोसा नहीं, वो कह रही है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जो जज हैं उनकी निगरानी में जांच कराई जाए। समाजवादी पार्टी फालतू की बात करती है। किसी पूज्य संत की हत्या हुई हो और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो संत है वह जो है उसका उस घटना का अगर हत्या हुई है नहीं हुई है क्या हुआ है उस घटना की सही जांच नहीं कराएगा तो समाजवादी पार्टी के लोग कराएंगे। ये फालतू की बात करते हैं।
धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अयोध्या का सर्वांगीण विकास किया गया है और आगे भी अयोध्या का विकास होता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासी समीकरण बिठाने में जुटी हैं। इसमें सबसे अहम ओबीसी वोट बैंक है, जिसको लेकर ओबीसी संसदीय समिति के अध्यक्ष और सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है। साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा जी हैं। सर, ओबीसी मोर्चा या ओबीसी को लेकर कितनी तैयारियां आप लोगों की, चूंकि आप ओबीसी संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष भी हैं? हाँ, देखिए, मैं ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मैंने 5 वर्ष ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में काम किया और अपने ओबीसी मोर्चे को मूल संगठन से मैंने मजबूती के साथ जोड़ने का भी काम किया। अब मैं ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष नहीं हूँ। ओबीसी कल्याण संबंधी जो संसदीय समिति है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश से विभिन्न विभागों में जिन लोगों को ओबीसी की प्रॉब्लम्स हैं, ओबीसी की समस्याओं को लेकर के आते हैं, तो वो हम लोग अपनी कमेटी में रख करके और उनका निराकरण करने का काम करते हैं। और जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की क्या तैयारी है, ओबीसी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, सरकार बनाने के लिए वो तत्पर है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राजेश वर्मा सीतापुर से सांसद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन विकल्प जनता का होगा भारतीय जनता पार्टी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।